नमस्ते साथियों। तो साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब एग्जाम स्टडी चैनल में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, हम देख रहे थे जो कक्षा 10th है उसका मॉडल पेपर देख रहे थे साथियों। तो हम आज देखेंगे आपका जो हिंदी का पेपर है साथियों, वो देखेंगे। क्या देखेंगे? हिंदी का पेपर देखेंगे जो आपका 19 तारीख को रहने वाला है। 19/12/2024 को आपका सेकेंड मीटिंग में रहने वाला है, यानी कि सेकेंड पारी में आपका एग्जाम रहने वाला है। तो इसका आज मॉडल पेपर देखेंगे साथियों। मॉडल पेपर का मकसद आपको दिल पर नहीं ले, मॉडल पेपर का मकसद यही होता है कि बस इस प्रकार के आपके प्रश्न छपेंगे साथियों। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी विनती है, आपसे प्रयास है, आपको करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी फैमिली आगे बढ़े और जितनी आगे बढ़ेगी हम उतना ज़्यादा प्रयास करते रहेंगे। सबसे पहले आपके एक प्रश्न क्या आएगा, सबसे पहले आपका गद्यांश आएगा, जिसके सबसे पहले आपको सबसे पहले पढ़ना है साथी पूरी तरह से, और फिर इसका आंसर देना है। मैंने इसको पढ़ लिया है तो मैं डायरेक्ट आंसर देता हूँ। इससे पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिखना है, तो बिल्कुल जयशंकर प्रसाद हो जाएगा साथियों। दूसरा है कि प्रसाद जी से संबंधित थे, यानी कि जो प्रसाद जी थे वो किससे संबंधित थे, किस घराने से संबंध रखते थे, तो बिल्कुल वे संगूनी साहू घराने से अपना संबंध रखते थे। तीसरा है कि प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में अपनी कविता लिखी थी साथियों, तो बिल्कुल ब्रज भाषा के अंदर अपनी भाषा में सबसे पहले अपनी कविता लिखी थी। क्लियर हुआ। और अगला चौथा नंबर का प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। चारों में से आपको बताना है कि कौन सी नहीं है भाई। तो बिल्कुल ऐसी इसमें से हैं तो बिल्कुल जो आंसू नाम की जो कविता है वो बिल्कुल जयशंकर प्रसाद की है। पांचवा है कि जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का बीजारोपण किस रचना में किया है, तो बिल्कुल आंसू ने झरना का, किसने का, बिल्कुल झरना का जो बीजारोपण किया है उसने। ओके, अगला छठा नंबर का प्रश्न देखेंगे साथियों हम। छठा नंबर का इसमें से दिया गया, तो एक तो आप भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नहीं बता देता हूँ। छठा एक उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है, तो इसका शीर्षक हो जाएगा साथियों पथ की पहचान, यानी कि रास्ते की पहचान इसमें बताया गया है। सातवां है कि बटोई शब्द का अर्थ क्या होता है, तो बिल्कुल प्रतीक होता है जो रास्ता भी कहलाता है। आठवां है कि सुमन का पर्यायवाची युग्म कौन सा है, तो बिल्कुल हो जाएगा साथियों 6 नंबर का, यानी कि पुष्प, फूल और प्रसून, ये पुष्प ये किसका है, ये सुमन का पर्यायवाची है। 9 नंबर का है कि उक्त काव्यांश में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, तो बिल्कुल लक्षणा का हुआ है साथियों। 10वां है कि प्रस्तुत काव्यांश में कंटकों के सर का अर्थ क्या होता है, तो बिल्कुल दुख होता है, लेकिन इसमें दुख और सुख आ जाता है, तो बिल्कुल दुख और सुख भी हो जाता है, लेकिन दुख सुख आया है तो इम्पोर्टेंट इसमें दुख को मानेंगे साथियों। क्लियर हुआ। और अगला 11 नंबर का है कि उन्मेष शब्द अर्थ हैं। उन्मेष शब्द का अर्थ क्या होता है, तो उपयुक्त सभी होता है, प्रकाश होता है, दीप्ति होता है, उजाला होता है। 12वां कि जॉर्ज पंचम की नाक कहानी है, बिल्कुल व्यंग्यात्मक, ये व्यंग्यात्मक कहानी है, किसी पर व्यंग्य करना, किसी पर तंग कसना व्यंग्यात्मक कहलाता है। देखो साथियों 12 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर दिए मैंने, तो इसमें से यदि किसी का प्रश्न का आंसर गलत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपके सामने रिक्त वाले आते हैं, तो बिल्कुल पहला है कि गाय आदमी पुस्तक जाति सब आदि शब्द हैं, तो बिल्कुल जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। दूसरा है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, तो इसमें आपको जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें विशेषण कहते हैं साथियों। चौथवा है कि अविकारी शब्द हैं उन्हें अव्यय भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बिल्कुल अव्यय भी कहलाते हैं। पांचवा है कि अनुज शब्द में उपसर्ग हैं, तो बिल्कुल इसमें अनु है, क्या होगा साथियों, अनु एक ऐसा शब्द उपसर्ग है। छठा है कि मानवता शब्द में मूल शब्द है, तो बिल्कुल मानव है। यदि आप किसी शब्द का संधि विच्छेद करोगे तो उसके अंदर, और हम आगे देखेंगे व्यंजन संधि की परिभाषा आपको बतानी है। जो व्यंजन संधि होती है तो उसमें आपकी संधि भी आएगी, तो संधि की परिभाषा इसमें बताया गया है साथियों। तो एक मिनट में बताता हूँ आपको। तो व्यंजन संधि है कि किसी व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो बदलाव होता है वह व्यंजन अधिक कहलाता है। दोबारा सुना, किसी व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो बदलाव होता है वह व्यंजन संधि कहलाती है। क्लियर हुआ। दूसरा है कि तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण आपको बताना है, तो मैं आपको 2 ही बताता हूँ। भूखमरी हो गया, गंगा चल हो गया, अस्तगत हो गया, इस प्रकार से आपको बता देना है। तीसरा है कि काट का उल्लू होना, मुहावरे का अर्थ होना है कि महामूर्ख व्यक्ति, कौन होता है, महामूर्ख व्यक्ति इसका अर्थ होता है। चौथा है कि जैसी करनी वैसी बनी लोकोक्ति का प्रयोग बताना है, तो इसका वाक्य प्रयोग जैसे कोई ले लेते हैं नाम हम, जैसे कोई हैं दिनेश हमेशा गरीबों को परेशान करता है, और एक दिन जब कोई परेशानी में पड़ा तो उसे समझ आया कि जैसे करते हैं वैसे बते, यानी कि कोई व्यक्ति है दिनेश नाम का है कि वह सबकी भलाई नहीं करता है, सबकी मदद नहीं करता है, बुराई करते रहता है, भला बुरा करता रहता है, लेकिन वो कोई समस्या में पड़ा तो उसकी मदद करने को नहीं आया, तो समझ में आया कि जैसे करते हैं वैसे बढ़ते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर का है कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था साथियों, तो बिल्कुल इनका जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो 12 अप्रैल
1977 को अयोध्या में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। चट्टाई के महावीर प्रसाद ने क्या तर्क देकर स्त्री का समर्थन किया था? बिल्कुल किताब से देखकर इसका आंसर आपको लिखना है। 7वां नंबर का देखेंगे कि बच्चों की दंतुली मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो कवि को बच्चों की मुस्कान बहुत मनमोहक यानी कि अच्छी लगती है और मृत शरीर में भी उनके प्राण डालते हैं। कोई व्यक्ति मरा हुआ है तो कि बच्चे मुस्कुरा जाते हैं तो मृत शरीर में भी प्राण डाल देते हैं। मतलब कोई व्यक्ति दुखी हुआ है और कोई बच्चा जाता है तो वह भी खिल उठता है कि खुश हो जाता है। आगे है कि गिरजा कुमार माथुर की किन्हीं 2 रचनाओं की आपको नाम लिखना है। तो जैसे कोई नाश व निर्माण हो गया, दूध के धन हो गया, मंजीर हो गया, छाया मत छूना, ये सब इनके रचनाएं। 9वां है कि संगीतकार कविता किसके महत्व पर विचार करती है? अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों हम 10वां नंबर का है कि भगत आनंद कौशल्यान ने सभ्यता को किसका परिणाम माना है? तो ये भी देख लेते हैं साथियों कि किसका इसने परिणाम माना है। तो बिल्कुल साथियों इसके अंदर आपको संस्कृति आ जाएगी, यानी कि भगत आनंद कौशल्यान ने सभ्यता यानी कि संस्कृति को अपनी सभ्यता माने। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से आप लिख सकते हो। 11 नंबर का है कि रानी आए और नाक न हो, पंक्ति में किसके नाक होने की बात कही है? बिल्कुल जॉर्ज पंचम की नाक होने पर इसने बात कही है। 12 नंबर का है कि आगे किस विषय के विद्यार्थी रहे हैं? मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताना है। तो बिल्कुल आपको ये अपने स्वयं करना है। खंड ब आया है तो चौथा प्रश्न है इसमें कि माता का आंचल पाठ से बाल स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है? चलो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए साथियों माता का आंचल पाठ में बच्चों के सरल तथा निश्चल स्वभाव का पता चलना है। बिल्कुल सरल स्वभाव के रहते हैं और वे लड़ाई झगड़े की कठोरता को अधिक देर तक अपने मन में नहीं रखते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा होता है तो अपने मन में 1-2 मिनट तक रखते हैं। और खेल में रो देना हंस देना उनके लिए आम बात होती रहती है। अपने मनोरंजन के लिए भी किसी को चिढ़ाने से नहीं रुकते, किसी को भी चिढ़ाते रहते। किसी का यदि किसी का नाम किशोर है तो किशोर या किसी पता नहीं क्या क्या नाम से बुलाते रहते हैं, जो भी उनके मन में आते हैं चिढ़ाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का है कि शांति और अहिंसा की प्रतीक पताकाएं यानी कि पतंगे होती हैं। इन पताकाओं का क्या महत्व बताया गया है? साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए। देखिए साथियों यहाँ पर बताया गया है कि शांति और अशांति प्रतीक ये पताकाएं का मतलब है कि श्वेत बौद्ध पताकाएं। इन पताकाओं का महत्व इस प्रकार है कि श्वेत बौद्ध पताकाएं शांति और अहिंसा के प्रतीक होती है। इन पर मंत्र लिखे हुए होते हैं और जब किसी बौद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो इसकी प्रतीक शांति इस तरह श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। ये पताकाएं शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर फहराई जाती है। तो साथियों हमारे ये 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। खंड ब के 6वां क्वेश्चन देखेंगे कि दुलारी का परिचय टुन्नू से कहाँ और कैसे हुआ? तो इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं साथियों। तो उसको कैसे हुआ और किस प्रकार से हुआ था साथियों? तो ये हुआ था उसको भादवा का महीना चल रहा था, तीज का मौका था और उस पर जो खोजवा बाजार था उसमें आयोजित कदली यानी कि केले का जो दंगल था उसमें उसका परिचय हुआ था साथियों। 7वां प्रश्न है कि काल के आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं वो उदाहरण सहित आपको समझाना साथियों। अभी तो आप इसको किसी भी प्रकार से अपने आधार पर देख लीजिएगा साथियों। ओके और वैसे अब मैं आपको क्रिया पढ़ाऊंगा उसके माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। 8वां है कि गोपियों ने उद्धव था साथियों उसको बड़भागी क्यों कहा यानी कि बड़े भागी हैं। ओके तो इसको क्या इसका आंसर हम देखते हैं। तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि गोपियों ने उद्धव को इसलिए बड़भागी कहा है क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम से दूर है, यानी कि जो उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उसको प्रेम नहीं हुआ है और कि इसलिए उसको बड़भागी कहा है। उन्हें कृष्ण का प्रेम अपने बंधन में नहीं बांध सका, कृष्ण के साथ रहते हुए भी उसको जो कृष्ण का प्रेम उसको बंधन में नहीं बांध सका। ऐसे में उद्धव को प्रेम की वैसी पीड़ा नहीं झेलनी पड़ रही जैसे गोपियों को झेलने को विवश कर रही है। वैसे तो गोपियाँ उससे बिल्कुल कम मिलती जुलती रहती हैं कृष्ण भगवान से, लेकिन उद्धव तो हमेशा उनके पास रहते हैं फिर भी उनको प्रेम नहीं हुआ है। वह बड़े ही बड़े भाग्यवान हैं कि उनको प्रेम नहीं हुआ है। बस यही इसका आंसर था साथियों। आगे 9वां नंबर का क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? साधु यानी सज्जन व्यक्ति कहलाते थे। चलो इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर उनकी चरित्र से संबंधित कुछ बातें बताई गई हैं कि खेती बाड़ी से जुड़े ग्रस्त व्यक्ति थे बाल गोविंद भगत। अपनी किन किन चारित्रों की विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो ये रही। तो पहला है कि कबीर के आदर्शों पर चलते रहते थे और उन्हीं के गीत गाया करते थे साथियों। वे शरीर को नश्वर तथा आत्मा को आत्मा का अंश मानते थे, आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे कि यानी कि कबीर के जो आदर्श थे उनके जो चिन्ह थे उन पर चला करते थे। वे शरीर को नश्वर मानते थे, आत्मा को ईश्वर का प्रतीक मानते थे साथियों, उनका अंश मानते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार करते थे साथियों भी। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है साथियों कि यह दंतुरित मुस्कान कविता का मूल भाव अपने शब्द में लिखिए। चलो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं।
देखो साथियों, मुस्कान कविता वात्सल्य रस की है। किसकी है? वात्सल्य रस की है। इसमें दांत निकालने पर एक सिरबू की मुस्कान का मनमोहक चित्रण हुआ है। कवि शिशु की मधुर मुस्कान का मुग्ध होकर कहता है कि उसकी मुस्कान मुर्दे में भी जान डाल देती है। जो व्यक्ति दुखी है उसमें भी जान डाल देती है, उसको भी खुश कर देती है। उसके धूल से सने शरीर को देखकर लगता है कि मानो झोंपड़ी में कमल खिल उठे हो, कि जिस प्रकार से झोंपड़ी के अंदर कमल खिल उठते हैं, उसी प्रकार से ऐसा लगता है कि ये कोई खिल उठा है। ओके, कंप्लीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताया गया है कि छाया मत चुना होगा, क्या छाया मत चुना मन होगा दुख दूना, पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? तो उसमें बहुत कुछ बयान करना चाहता है साथियों, वो चलो देखते हैं क्या करना चाहता है। तो साथियों, यहाँ पर स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि छाया मत चुना कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। साथियों, बिल्कुल सीधी सी बात है कि किसी के व्यक्ति के मन में दुख आता है तो कभी सुख आता है, और विगत समय के सुख दुख को याद करके वर्तमान के दुख को बढ़ा लेना अनुचित नहीं है। यानी कि आने वाले समय में जो दुख है उसको याद करके अभी वर्तमान को भी दुखी करना कोई बड़ी बात नहीं है, अनुचित है, सुख नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। विगत की सुखद काल्पनिक से जुड़े रहना और वर्तमान के यथार्थ को से भगाने की अपेक्षा उसकी स्वीकार मुक्ति से करें, यानी कि जो वर्तमान में दुख है उससे लड़ने की शक्ति उसको प्रदान रहनी चाहिए। ओके, बस छोटी छोटी प्रश्न है, छोटे छोटे आंसर है, याद हो जाते हैं। आगे प्रश्न बताया गया है कि काशी संस्कृति की पाठशालाएं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। क्यों? नौबत खाने में पाठ के आधार पर आपको बताना है। पाठ का नाम है यहाँ पर नौबत खाना पाठ। ओके, चलो देखते हैं। देखिए साथियों, नौबत खाने में इबादत पाठ के मुताबिक काशी को संस्कृति की पाठशाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई संस्कृतियाँ विद्यमान, परंपराएं विद्यमान, धार्मिक विश्वासों का संगम होता है। कहाँ पर रहता है? काशी के अंदर। काशी में कई मंदिर हैं, आश्रम है, सांस्कृतिक स्थल है, यहाँ के गंगा घाटें हैं, ऐतिहासिक स्थल है, विज्ञान संस्कृति का प्रचार करते रहते। काशी को संस्कृति की पाठशाला करने की वजह इस प्रकार से नीचे दी गई है। पहली वजह है कि काशी में संगीत की एक अद्भुत परंपरा है। यहाँ बड़े बड़े रसिक कंटे महाराज ने भी संस्कृति का पाठ पढ़ाया है। क्लियर हुआ? दूसरी बात है कि काशी में बाबा विश्वनाथ और संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है जो बहुत ही बड़ा माना जाता है। और अगला पॉइंट है कि काशी में गंगा जमुना संस्कृति है, यहाँ की संस्कृति भी है, नदियाँ भी हैं, और काशी में हजारों सालों का इतिहास विद्यमान है। काशी में कला शिरोमणि रहते हैं। काशी में प्रकांड पंडित विद्यमान, प्रेमी भी रहते हैं। ओके, ये 4-5 विशेषताएं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण है साथियों, जो आपको अच्छी प्रकार से याद हो सकती हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि संस्कृति क्या है, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसको आप अपने शब्दों में किसी भी प्रकार से लिख सकते हो। अपनी संस्कृति लिख सकते हो, अन्य प्रदेश के लिख सकते हो, सभी प्रकार की लिख सकते हो। ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर के आना था, लेकिन 2 नंबर का आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो। 14 नंबर है कि नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं। उक्त कथन को पाठ के अंतर्गत आए उदाहरण द्वारा समझाइए। चलो देख लेते हैं भाई इसको भी हम। देखिए साथियों, नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। उक्त कथन, नाटकों में स्त्री को प्राकृत बोलना यानी कि उस प्रकृति के अनुसार वो बोलते हैं, तो का प्रमाण नहीं कि अनपढ़ हैं, पढ़ी लिखी भी हो सकती है। उक्त कथन के पाठ के अंतर्गत आए उदाहरण द्वारा इस प्रकार से हम इसको समझ लेते हैं। इसमें समझाया गया है कि नाटकों में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण यानी कि सबूत नहीं है, क्योंकि उस जमाने में प्राकृतिक सर्वसाधारण भाषा बोली जाती थी और उस समय ग्रंथ प्राकृतिक भाषा में रचित साथी, क्योंकि उस जमाने के जो ग्रंथ थे वो प्राकृत भाषा में रचे हुए थे साथियों, और उनका कोई सबूत नहीं है। आप इसको थोड़ा लंबा चौड़ा भी लिख सकते हो अपनी भाषा में, पुराने ज़माने का इतिहास लिख सकते हो। ओके, इतिहास से संबंधित प्रश्न है साथियों, वो थोड़ा सा दिमाग लगा के लिख सकते हो। इसमें अगले 2 क्वेश्चन आए हैं कि सूरदास का जीवन परिचय लिखना है और राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय लिखते हो। इसको किताब से आपको देखना है और लिख सकते हो साथियों आप। ओके, आगे आया है फिर इसमें सप्रसंग व्याख्या करने हो, तो आपको सप्रसंग व्याख्या करना तो खुद को करना है साथ। इतनी बड़ी व्याख्या तो मैं नहीं बता सकता, चलो कोई बात नहीं। 17वां 18वां तो आपको करना है सप्रसंग व्याख्या। और 19वां के लक्षण व परशुराम के मध्य संवाद को आप अच्छी प्रकार से लिख सकते हो। 19वां 20वां और 21वां क्वेश्चन आपको करना है, और सारे क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुके हैं। और ये निबंध वाला हो, यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ मैं आपको कि स्वयं को आदर्श नगर बीकानेर के अपने मित्र को शादी में पत्र लिख, एक तो आपको पत्र याद करना है, इसकी आप एक विधि याद कर लीजिए किस प्रकार से विधि लिखते हैं, वो कुछ नहीं याद करना है दीदी। ये देखो, पत्र को आपको याद नहीं करना है, विधि करनी है कि किस प्रकार से उसको लिखा जाता है। और इसके अंदर आगे क्या आया है कि अपने प्रधानाचार्य को अंग्रेजी विषय का पद लिखते हुए कक्षा अध्ययन की स्थिति में अवगत करवाइए।
पत्र लिखना है तो विधि मैंने आपको बता दी कि किस प्रकार से आपको विधि में लिखनी है। यदि आपको चाहते हो कि विधि बताओ मुझे तो विधि बता दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आगे है कि विज्ञापन, यानी कि विज्ञापन की भी आपको विधि करनी है याद। विज्ञापन है तो इसकी भी विधि, दोनों एक ही चीज़ है। तो विज्ञापन, एक चीज़ और बता दो, एक चीज़ और आएगी आपकी विज्ञप्ति, विज्ञप्ति आएगी साथ ही, उसको भी आपको एक विधि याद कर लीजिएगा। और एक चीज़ निविदा भी आ सकता है, कन्फर्म कर लेंगे निविदा, ये भी आ सकता है। सारी जो भी चीज़ें आती हैं उनका भी एक बार विधि के द्वारा उनको करने की कोशिश करें घर पर बैठकर। अभी तो आपका पेपर एक दिन बाद में ही, चलो कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको इस प्रकार का मॉडल पेपर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को जरूर बताना। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।